अस्सलामुअलैकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज। रस्म दुनिया और दस्तूर के मुताबिक मेहमानों का तारुफ सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में ही कराए देते हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब में स्टूडियोज़ में बिराजमान है कॉफ़ी के सिप लेते हुए, और इसके अलावा अतर काज़मी साहब हस्ब मामूल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाराए दस्तूर के शहर से हमारे साथ राना मुबश्शिर साहब हैं और अबूज़र सलमान न्याजी लीगल एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के शो में। और मुख्तलिफ मामलात के हवाले से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, क्योंकि अब पोस्ट बजट सिनेरियो है और कुछ पोस्ट पीटीआई डिसइंटीग्रेशन सिनेरियो भी है, तो बहुत हलचल है। इलेक्शंस एनी टाइम सून एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर पीडीएम या हुकूमती इत्तेहाद की मुतज़ाद आरा हैं। कहीं यकीन दहानी है और कहीं बेयकीनी है। उसका अहाता करते इनके तकाजे के मुताबिक इलेक्शन तो होंगे, और अगर इलेक्शन ताख़ीर से होते हैं तो वो फैसला पार्लियामेंट ने करना है, और अगर आईनी मुद्दत के अंदर होने हैं तो फिर इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने देना है। हमारी सिंसियरिटी और पर्पस ये है कि हमने पूरा जो एग्री किया था इस पिछले यानी जो चंद महीनों के दौरान कैलकुलेट करके, नेगोशिएट करके, वर्कआउट करके ईसीपी के साथ वो टोटल बजट -5 बिलियन इस बजट में एज फॉर जनरल इलेक्शन रख दिया गया। हाँ, जहाँ तक हमारे अलाइज है उनका राइट है, हम उनको डिक्टेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कोई गैर आईनी बात तो नहीं की। आपके आइन में है, तो अगर खुदा ना खासे वो ट्रिगर होती है रेलेवेंट क्लॉज, तो उसमें फिर है आपका। तो मैं समझता हूँ कि हम उनको किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते, एवरीबॉडी इज इंडिपेंडेंट। मौलाना फजलुर रहमान साहब की राय आपने जानी। अब ऐसे में जो नई एंट्री है सिनेरियो में वो है आईपीपी की, जिसे डेड ऑन अराइवल करार दिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने। तो इनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट या जो भी मामला है उस पर मुस्लिम लीग नून की मुख्तलिफ राय है। तारड़ साहब ने कुछ दिन पहले क्या फरमाया? सलाम पेश करता हूँ। मेरी बहुत मुखालफत होगी फवाद चौधरी से, मेरी बहुत मुखालफत होगी अली जैदी से, हमारी तू मैं भी हुई है, हमारा तकरार भी हुआ है, मगर वो रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वो गद्दारी का लेबल अपने माथे पे लगाने को तैयार नहीं है, और ये काबिल कदर लोग हैं, इनकी कदर करनी। हमारे पास हर जगह पीपी के एनए के कैंडिडेट्स मौजूद हैं, हमारे पास गुंजाइश नहीं है नए लोगों की। जहाँ जहाँ गुंजाइश है वहाँ वहाँ लोगों को लेंगे भी, और जहांगीर तरीन साहब के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों के। जावेद लतीफ साहब क्या फरमा रहे हैं? मुस्लिम लीग नून अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी, अपने सिंबल पर, अपने निशान पर नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन लड़ेगी। हम सीट एडजस्टमेंट किसी सूरत नहीं कर रहे, किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं कर रहे, और जहां तक पंजाब का तल्लक है, पंजाब में तो तसव्वुर भी नहीं हो सकता। आपने सुना कैटेगोरिकली वो पंजाब की बात कर रहे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये फरमा चुके हैं कि इससे पहले इस तरह की सीट एडजस्टमेंट का मुस्लिम लीग नून को बहुत नुकसान हुआ, नज़रियाती कारकुनों ने इसका बुरा माना, जबकि ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन की जमात से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। यानी कि जो एको हो रही है वो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से हो रही है कि उनकी पार्टी किस तरफ जाएगी, मुमकिनात में क्या क्या है। तो अतर ऐसे में जो दो परवाज़ें हैं वो बड़ी अहम समझी जा रही हैं। दुबई जा रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब आंखें दिखाने, और तरीन साहब लंदन, आज़िम लंदन हो चुके हैं। क्या समझते हैं आप, लंदन प्लान क्या हो सकता है? लंदन यात्रा से क्या निकलेगा? मुमकिन क्या एडजस्टमेंट हो सकती है? अलाइनमेंट क्या हो सकती है? देखिए, पहली कोशिश तो यही है कि तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका जाए। जिस तरीके से पार्टी बनाई गई, और वही शख्सियात जो कुछ दिन पहले तक नाकाबिले कबूल थी हुकूमती शख्सियात के लिए, अब अचानक वो मोजिज़ हो गई हैं। और जो आपने भी जिस तरह कहा कि सबकी नज़रें इस वक्त जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उनके ऊपर है। उनके एक तरह से जो सरबराह है जहांगीर तरीन साहब, ऑल्दो कि वो उस तरह तो नहीं है, प्रेसिडेंट वगैरह उस तरह नहीं है, क्योंकि वो खुद नाअहल है इस वक्त। उन्होंने भी इस हवाले से ट्विटर के ऊपर भी एक ट्वीट भी की आज, और 1 घंटे के अंदर 3,500 नीचे कमेंट आए। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नजरें तो सबकी उनके ऊपर हैं, लेकिन क्या वो सियासी तौर पे कोई बड़ी चीज अचीव कर सकेंगे? देखिए, इस वक्त मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस पोजीशन में है कि ये सियासी मैदान के अंदर कोई सीट एडजस्टमेंट करने से इनके साथ नून लीग को या पीपल्स पार्टी को कोई फायदा होगा। हो सकता है किसी महदूद हल्के के अंदर कुछ चंद हजार वोट इधर उधर हो जाएं, उसके अलावा कोई ऐसी सूरत हाल मुझे नजर नहीं आती। दूसरी बात यह है कि जिस तरह अभी यहाँ पे भी जिक्र हो रहा था, जो हमने इसाक डार साहब का भी चलाया शॉर्ट, जिसमें वो कह रहे हैं कि हर जमात का अपना नुक्ता नजर है और वो एक मौकिफ रखते हैं और हम उसका एहतराम करते हैं। देखिए, ये चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि हर किसी का अपना नुक्ता नजर है, और आज वजीर दिफा ने दोबारा बताया कि किस किस्म के वाकयात में तहरीक इंसाफ के लोग मुलविस थे,
और उसके ऊपर ये भी हुकूमती शख्सियात कह रही हैं कि जनाब के फौजी अदालतों में इनके ऊपर मुकदमात चलने चाहिए। पर आपको याद होगा कि एक साहब होते थे किसी ज़माने में और उनका नाम होता था रज़ा रुबानी साहब, और वो जब पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जिन लोगों ने हमले किए थे, जिन्होंने हमारी जवानों की गर्दनें काटी थी, हमारे बच्चों को शहीद किया था, हजारों लोगों को शहीद किया था, जब उनके मुकदमात चलाने के लिए फौजी अदालतों की बात हुई थी तो रज़ा रुबानी साहब पार्लियामेंट के अंदर रो रहे थे। तो आज जो है वो रज़ा रुबानी साहब अगर काश होते पार्लियामेंट के अंदर तो मेरे ख्याल में वो भी अपना मौकिफ रखते और हुकूमत को बताते कि ये कैसी हुकूमत है जो सियासी मुखालफीन के मुकदमे फौजी अदालतों में चलाने की बात कर रही है। तो हर किसी की इस इत्तेहाद के अंदर अपनी अपनी सोच है, और सोच का जो महवर है वो एक ही शख्सियत है, वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उनका रास्ता रोकना है। उसमें जहांगीर तरीन साहब अपना हिस्सा डाल रहे हैं, दीगर मोजिज़ जमातें अपना हिस्सा डाल रही हैं, और अगर इनको महसूस होगा कि जनाब अक्टूबर नवंबर के इलेक्शंस में हम उनका रास्ता नहीं रोक सकते, तो फिर आप देखेंगे कि फिर वही जो उन्होंने कहा कि आईनी रास्ता मौजूद है, फिर वो क्लॉज भी मौजूद है और वो क्लॉज एकदम से हरकत में भी आ जाएगी और दिन आगे बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, ये है सारे मुमकिनात। तो जनरल साहब, जब चेयरमैन पीटीआई की बात अभी की अतर ने, तो ऐसे में हम फरामोश नहीं कर सकते शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार को भी। उनकी दुबई रवानगी के आप क्या मकासद देख सकते हैं ऐसे में कि जब सिचुएशन यहाँ पंजाब का मिशन उनका मुकम्मल हो चुका, सो नेक्स्ट सेटअप इज़ एक्सपेक्टेड के जो फेडरल में निगरान हुकूमत है उसके लिए गुफ्तो शुनीद या मुशावरत? नहीं, दुबई में किससे मुशावरत करनी है? उन्होंने मुशावरत जिससे करनी है या तो वो लंदन बैठे हुए हैं, क्योंकि आजकल लग यूँ रहा है कि जो सियासी काबा है हमारा वो लंदन बन गया हुआ है। हाँ, लेकिन LA-15 कश्मीर के इलेक्शंस में आप देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या हुआ, फिर चेयरमैन PCB के मामले को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही हैं। क्या वो आपने जो प्रेडिक्शन की थी, आपसे मैंने पहले कहा था, जरा सा अगर इनको शक पड़ जाए कि पीटीआई कमजोर पड़ रही है तो देखना है कैसे जूते में ताल बैठे, क्योंकि बढ़ रही है, आपको नजर आ रही है सारी, और ये तो भी दस्ते गरबान होंगे आपस में। ये भी अच्छा, ये इत्तेहाद तो सिर्फ उन्हीं के लिए हुआ था ना जब उनका इलाज हो गया। मकसद सिर्फ एक था, आप ये समझते हैं कि क्योंकि पीटीआई का एज सच पार्टी समझते खत्म हो गया, लेकिन एक ऐसा खौफ है इन सब के दिल में, चाहे वो फजल रहमान साहब हैं, उनके चेहरे पे देख लीजिए, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो फरमा रहे हैं, जो भी फरमा, एक खौफ है इन सब के दिल में। खौफ ये है कि कल को जब ये पाकिस्तान के मेन स्टेक होल्डर्स के सामने जाएंगे तो क्या चेहरा दिखाएंगे उनको। ये जो चेहरे इनके हैं, अगर ये लेके जाएंगे इनको, चेहरे से मेरा मुराद है कि जो इनकी कारकर्दगी है या जो इनका माजी करीब रहा है, जैसे इनके जो भी कारनामे रहे हैं, उनको लेकर जाएंगे तो क्या अवाम इनको पजीराई देगी? अगर वाकई अवाम इनको पजीराई देती है तो फिर ठीक है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इन सब को खौफ ये है कि जो कुछ भी इन्होंने किया गुज़श्ता चंद सालों में या चंद महीनों में, और जो इनकी कारकर्दगी रही है, और बजट के असरार जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने आश्कार होंगे, ये जो शाहकार पेश किया है हमारे बहुत ही मोहतरम वज़ीर ख़जाना ने, तो लोगों को बड़ी समझ आ जाएगी इसमें। तो इसका बेसिक इशू ये है कि तनख्वाह तो उन्होंने बढ़ा दी है, उन्होंने 30 से 35%, मेरी पेंशन भी 17.5% बढ़ा दी है, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं है। जो इनकी आमदनी है, जब हमने अपने जो कर्जे पे जो किसने वो दे दी, डिफेंस बजट निकाल दिया, उसके बाद तो हमारा पैसा बचता ही नहीं है, कहीं से आएगा कहाँ से? ये हम क्या करेंगे इससे? नहाएगी क्या तो पहनेगी क्या? मतलब कहना मकसद ये है, गंजी नहाएगी क्या निचोड़ेगी क्या? वैसे कहने का मकसद ये है कि ये बदकिस्मतें, मैं इसलिए बड़ा सोच की मैंने इस्तेमाल किया कि हम अपने आप को सारी अवाम के सामने इस कदर ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हुए हैं कि अब जितनी तकरीरें कर लें हम लोग सब, मैं कर लूँ, अब इनको जो 22 करोड़ 23 करोड़ 24 करोड़ अवाम बैठे हुए हैं ना, मैं इसलिए फिगर भी दे रहा हूँ कि ये भी अभी तक डाउट में है, इनको कोई शक नहीं है, इन्हें कोई शक नहीं है कि ये जो तबका ऊपर हमारे बैठा हुआ है, लड़ाई इनकी आपस में है, ये 22 23 24 करोड़ अवाम की कोई दिलचस्पी नहीं है। ये भूखे मरे, बीमार हों, इनके बच्चों को कुछ हो जाए, किसी का आंखें ख़राब हो लड़ने जा रहा है, किसी के नाखून में दर्द हो रही वो लड़ने जा रहा है, तो वही सब तो जा रहे हैं वहाँ पे। और वो किसी ने एक जोक सुनाया था, खैर अगली दफ़ा सुनाएंगे आपको कभी, कि ये हालात ऐसे हैं कि इन अवाम के सामने जाने की इनमें किसी में हिम्मत नहीं है। हाँ। बस बेसिक इशू ये है, अवाम में जाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन लंदन और दुबई जाना। राना साहब बताएंगे ना कि क्यों हो रहा है ये, क्या नेक्स्ट क्या फेज़ है, क्या प्लान्स हैं? राना साहब, क्या खबरें आपके पास दोनों मिशंस के हवाले से? देखिए, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि आपने
जो कुछ हो रहा है, मैं एक तो बड़ा मुश्किल हो गया है, सारी चीज़ें बड़ी एहतियात से बोलनी पड़ती हैं। एक पहले रवानगी होती थी लेकिन वो रवानगी नहीं है इस वक्त। लेकिन एनीवेज इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो ये है कि आप हाँ देखें, मैं उर्दू तुसी मेरी ठीक कर देना, तुसी समझ नहीं, मैंने कहा अभी आपकी रवानगी नहीं हो रही, अभी आपकी रवानगी नहीं हो रही। अल्लाह खैर से रखे। इधर से न्याजी साहब ने भी कुछ। आयशा, मैं कह रहा हूँ कि राना साहब को ख्याल करना पड़ेगा, नहीं तो ये खुद रवाना हो जाएंगे। नहीं अल्लाह माफ करे, मैं तो बिल्कुल अल्लाह खैर रखे, बचा के रखे राना साहब को। मैं नहीं जी, मैं तो बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं तो चलता सिर्फ जर्नलिज्म दाएं बाएं नहीं देखते, मैं लेफ्ट राइट नहीं देखते, दाएं बाएं मैं नहीं देखता, जो हकीकत है वो सामने रख देता हूँ। देखिए इस वक्त सारी चीज़ें पीएम साहब को सुने, वो कहते थे इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा डेट की। मौलाना साहब को सुने, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा ये डेट। अच्छा जी, जिसको भी सुने ना, वो सारा बक पास कर रहा है इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन जो है वो देख लें कि जनाब क्या करता है क्या नहीं करता है। वो बेसिकली व्हाट दे ट्राइंग टू से इज कि राजा सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं वो डिसीजन लें, और वो जो भी डिसीजन लेंगे कि वी विल फॉलो दैट। अच्छा चले, बड़ी अच्छी बात है, राजा सिकंदर साहब सुल्तान साहब बड़ा अच्छा सेंसिबल डिसीजन लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बट देन अगेन आगे क्या होगा? देखिए ना, इलेक्शन माहौल बनता है, आप जाते हैं हलकों में जाके आप जनाब वोटें मांगते हैं, आप कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया वो हो गया। आई पर्सनली थिंक कि ये जो बजट आया है इसमें अगर थोड़ा सा भी साया ऑफ रिलीफ मिलना शुरू हो गया लोगों को, थोड़ा सा भी उन्हें सांस लेने की इजाज़त मिल गई और थोड़ा सा भी यहाँ पे चेंज आना शुरू हो गया, तो फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और अगर यहाँ पे लोगों को, अवाम को अगर वो साया ऑफ रिलीफ ना मिला तो फिर इलेक्शन की तरफ नहीं जाया जाएगा। फिर कोई भी डिसीजन आ सकता है इलेक्शन कमीशन से कि नहीं जी इट्स अ नो फॉर इलेक्शंस, सिचुएशन ठीक नहीं है, इस वक्त हम नहीं कर सकते। सो बेसिकली अवाम के पास जब जाना है, हलकों में जब जाना है, वहाँ पे बैठ के आपने लोगों से जब वोट मांगने हैं या लोगों के पास जाना है, तो वहां पे आपको बेचने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। वहां पे यू नीड टू हैव समथिंग टू सेल टू देम। इफ यू डोंट हैव दैट थिंग इन योर हैंड, देन यू आर नॉट गोइंग फॉर इलेक्शंस। अगर सिचुएशन बन जाती है, देखिए अभी आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, वापस आ रहे हैं, वो अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं कि वापस आए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जलसे, एक बहुत बड़े जलसे की जनाब तैयारी हो रही। आ जाएंगे दो चार हफ्ते। गर्मी है राणा साहब, गर्मी है बहुत ज्यादा। नहीं 2-4 हफ्ते का मतलब तुसी भी कहते पे 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाना। गर्मियां राणा साहब, गर्मियां ख्याल रखो। सितंबर ठीक है, सितंबर अच्छा मौसम। नहीं, अबूजर दे कोल जिहड़ी खबर है वो सितंबर दी है। अच्छा। मेरे कोल जिहड़ी खबर है वो थोड़ी जी है कि जनाब वो किसी वक्त भी आ सकते हैं। डिपेंड्स ना, आप देखें इतना मसले मसाइल हैं, उन मसले मसाइल में से निकलना भी है ना। एक टैग लगता जा रहा है कि जनाब भाई बैठा हुआ है हुकूमत में, लेकिन फिर भी मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे। जब तक मियाँ साहब को नहीं पता चले, उनको नॉड नहीं मिलेगी कि जनाब उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, या तो अबू ज़र डिटेल में बताएंगे केसेस का, लेकिन देन अगेन वो जब उनको नॉड मिलेगी तो ही विल लैंड ओवर हियर। ठीक है, जब उन्हें एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलेगी तो ही विल लैंड ओवर हियर। सो वो अब वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की तरफ स्लोली ग्रेजुअली, आई पर्सनली थिंक हम उस तरफ जा चुके हैं। और मियाँ साहब, मेरे ख्याल में, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मियाँ साहब वापस आ जाएंगे। ठीक है, जनरल साहब को पता होगा, जनरल साहब बहुत बड़े सर्जन ने, मैं उन्होंने नाल ते सिंह नहीं फंसा सकता, लेकिन द पॉइंट इज कि जनरल साहब कह रहे हैं कि गर्मी बड़ी है। हाँ बिल्कुल ठीक है लेकिन वो सही बात है, ठीक है गर्मी है, सब कुछ है, लेकिन देन अगेन मेरे ख्याल में वो, अब मेरे ख्याल में उनको वापस आ जाना चाहिए। अगर वो वापस आ जाते हैं, जिस दिन आपको खबर मिल जाती है, मरियम बीबी खबर देती हैं कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आने वाले हैं या आ रहे हैं या फलां तारीख को लैंड हो जाएंगे, तो फिर इलेक्शन हो जाना है। फिर अगर नहीं आते वो, तो फिर देन यू नो इट्स लाइक लॉन्ग टर्म प्लान है। फिर उसके अंदर जो भी कवानीन है, जैसे भी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन आपने राणा साहब जरदारी साहब के वाले से फिर नहीं बताया, लेकिन राणा साहब मैं एक वो आपसे ऐड कर दूं, अगर आप चाहें तो मियाँ साहब से अर्ज कर दें कि उनके भाई जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, उनकी कमर का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब अगले दिन वो बड़े ज़ोर शोर से बैडमिंटन खेल रहे थे, तो
ये यहाँ पाकिस्तान में सेहत के लिए माहौल बेहतर होता जा रहा है। आ जाए, बहुत अच्छा सेहतमंदाना सरगर्मियों का आगाज होता जा रहा है और सितंबर में तो वैसे भी मैं कितने जनरल साहब मैं किधर मेरा तो कोई राब्ता है नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब से, ना मेरा उनसे कोई बिल्कुल कोई कॉन्टेक्ट नहीं है मेरा। तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये हो सकता है, मैं आपका क्लिप जो है वो राइट क्वार्टर में, मुस्लिम लीग नून के राइट क्वार्टर में पहुंचा देता हूं मैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में उधर तक पहुंच जाएगा। लेकिन मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है, बड़े साल हो गए। नहीं, हमें आयशा हमें जराए ने बताया कि मियां साहब कहीं कहते हुए सुन रहे गए हैं कि राना सनाउल्लाह और राना मुबशर की बात को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। तो मेरे ख्याल में खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे राने दो। मेरे ख्याल में बल्कि एक और काम कर लेते हैं आयशा। देखिए हमारे दोस्त जो है इस वक्त उसी शहर में जहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब हैं, तो मेरे ख्याल में आप थोड़ी सी तकलीफ करें, आप ही चले जाएं अतर साहब, उठे जाके आप ही दस दो। राज दी गल सी, पर तुसी सारे दस दी राना साहब, जब राना सनाउल्लाह राना मुबशर की बात हो रही है तो 263A के डसे हुए भी मिलने जा रहे हैं अबूजर, और आपकी एक्सपर्टीज इसके ऊपर हमें दरकार होंगी कि अब तो नेक्स्ट लेवल प्लेइंग फील्ड का फेज है ना, जिसमें दाखिल होने जा रहे हैं हम, और इस पे जस्टिस तारिक मसूद के जो रिमार्क्स पनामा केस में आए हैं वो भी बड़ी अहमियत के हामिल है। डू यू कनेक्ट द डॉट्स? देखें जो 62(1)F के नीचे इनके डिस्क्वालिफाइड हैं जहांगीर तरीन साहब और मियां नवाज शरीफ साहब, अगर इनको उस फैसले से कोई, इनके तो रिव्यू डिसमिस हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो कानून के अंदर इनको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि कल को, क्योंकि 5 मेंबर बेंच जजमेंट थी जो कहती है 62(1)F के नीचे लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होती है, या तो आइन में तरमीम हो जाए या 5 मेंबर बेंच से बड़ा बेंच बन जाए जो ये कहे कि ये लाइफ टाइम नहीं होती, जस्ट वंस होती है या 5 साल के लिए होती है, तो फिर दोबारा इन फील्ड आपको नज़र आते हैं। और मेरे ख्याल से जहांगीर तरीन साहब ने अक्लमंदी की है कि वो जमात के ऑफिशियली कोई मेंबर नहीं बने, ना प्रेसिडेंट बने हैं, क्योंकि अगर मियां नवाज शरीफ साहब नहीं रह सकते तो अगर वो फॉर्मली ही कैन नॉट बी हेड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर 62(1)F के नीचे आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते। लेकिन ये आप यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, एक छोटा सा मैं पॉइंट इधर बताऊँ। देखें, आपने देखा होगा जो बजट है, अगर इसको मैं शॉर्ट वर्ड्स में इसकी साइनॉप्सिस दूँ तो मुझे ये कोई 3 महीने का प्लान लग रहा है बजट टोटल। ये कोई ऐसा बजट नहीं है जिससे इन्होंने ऐसे डिसीजंस लेने थे जिससे लग रहा है कि इन्होंने लॉन्ग टर्म हुकूमत करनी है। एक पॉपुलर किस्म का इन्होंने बजट दिए जिसमें तनख्वाहें बढ़ा दी, सारे आपको पता है जो उन्होंने डिसीजंस लिए। तो मेरे ख्याल से दे हैव द इलेक्शन इन माइंड, क्योंकि अगर आप देख लें, अगर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अगर आप शेयर निकाल लें तो इनके पास 6,800 अरब रुपए बचते हैं, उसमें से तो इंटरेस्ट पेमेंट आपकी 7,000 अरब से ऊपर है, तो 416 बिलियन का तो वैसे ही आपका शॉर्टफॉल आता है। और उसके ये फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे जो बचने हैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें से आपने पेंशन्स भी देनी है, उसके अलावा डिफेंस का बजट भी है, सिविल गवर्नमेंट जो आपकी है उसकी जो स्पेंडिंग है वो भी है, तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। प्लस आपने कहा है 1/3 आपका जो रेवेन्यू होगा उसको आप निकालेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू से, वो बताया नहीं है वो कहाँ से आएगा। उसके अलावा आप जितने इंडिकेटर्स देख लें, बहुत सारे मैं बताऊंगा नहीं, कंस्ट्रक्शन के, जीडीपी आपका, एग्रीकल्चर ग्रोथ, आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ, वो सारे पिछले साल से कम 5 से 6 गुना कम आ रहे हैं। अगर वहाँ पे 6% चीज़ थी तो वहाँ पे 1% चीज़ आ रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर देखिए, मुझे वो लतीफ़ा भी याद आ गया कि एक मिरासी होता है, वो कहता है कि दिल करता है मेरा कि मेरे पास खालिस दूध हो, इम्पोर्टेड चीनी हो, और उसके अलावा इम्पोर्टेड जो हो वो देसी घी हो या देसी सबसे अच्छा जो प्योर हो, और रात को मैं उसकी खीर बना के रखूं और सर्दियों में और सुबह उठूं तो उसमें उंगली डाल के खाऊं तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो उससे दूसरे बंदे ने पूछा आपके पास इसमें से क्या चीज़ है? उसने कहा मेरे पास सिर्फ उंगली है। तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ उंगली है, ये नहीं पता पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन आप लोगों ने बजट बना के रख दिया है। देयर इज नो मैकेनिज्म, कुछ चीज़ नहीं डिटेल प्रोवाइड की कि पैसे कहाँ से आएंगे। आप कह रहे हैं रेवेन्यू 1/3 नॉन टैक्स है, उसका तरीका कार क्या, वो कहाँ से आएगा? सो एक पॉपुलर बजट है, सिर्फ 3 महीने मेरे ख्याल से माइंड में रखे, दे आर नॉट हियर टू स्टे, दिस इज व्हाट आई कैन एनालाइज फ्रॉम द बजट। उसके बाद दे आर लीविंग, हमने बड़ा अच्छा बजट दिया था, आगे जो हुकूमत आती है उसके गले जो पढ़ना है वो संभाले, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मतलब हुकूमत से हाथ धो दिया इन्होंने इन्होंने मतलब पहले हाथ धो दिया से अपने कि भाई आगे हुकूमत में नहीं आएंगे, जो इतना बजट दिया। जो ना पेंशन का बजट पता है कितना आपका?
इस ओवर 700 बिलियन रुपीस सिर्फ पेंशन का है। जी, आयशा गौस पाशा साहिबा भी इसी वाले जनरल साहब देखें, आई थिंक दे हैव ऑल्सो एन आइडिया कि क्योंकि एक नई पार्टी भी है आईपीपी के नाम से, इसको आप इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन प्रोड्यूसर कहें या इंडिपेंडेंट कोई और प्रोड्यूसर कहते हैं, लेकिन एटलीस्ट दे नो कि जो गवर्नमेंट जो भी आनी है, आई डोंट थिंक एक पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी। जिस तरह के हालात बने हुए हैं इलेक्शन कमीशन के, जिस तरह के आपको ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, तो कोई मखलूत हुकूमत ही आएगी। शायद इनमें इसका शेयर भी ना हो भी थोड़ा कम शेयर हो। आई डोंट सी कि यहाँ पे कोई पॉपुलर गवर्नमेंट आ रही है जिस तरह के हालात हैं, अनलेस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को खुली परमिशन मिलती है और वो आके अपनी सारे जलसे वगैरह करते हैं और उनकी लीडरशिप जो है वो जो बंद है, गायब है, वो वापस आती है। तो उसके अलावा तो जिस तरह के हालात हैं, आई डोंट सी कि एनी कोई आपके पास स्टेबल गवर्नमेंट, पॉपुलर गवर्नमेंट आ रही है। अच्छा, ये जो आईपीपी की बार बार बात की जा रही है, अच्छा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है, आपने ट्विटर के ऊपर भी ध्यान कराया, सबसे ज़्यादा आप उसे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या ये पार्टी अपने टारगेट को हासिल कर सकेगी, पीटीआई के वोट बैंक को हिट कर सकेगी, डेंट डाल सकेगी, या उल्टी पड़ जाएंगी तदबीरें, गोल अपनी डी में हो गया? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, इनका जो वोट बैंक है वो मजीद तकसीम होगा। जो एंटी चेयरमैन पीटीआई वोट है वो मजीद तकसीम होगा, इसलिए कि इसमें से कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिसका अपना हजारों और लाखों का वोट बैंक हो और मुल्क के किसी भी हिस्से में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। तो इसी वजह से आपने देखा कि जब से ये पार्टी आई है और इसका कोई शो ऑफ पावर नहीं हुआ, कोई इस किस्म का जलसा नहीं हुआ। देखे ना, पार्टी आपने बना दी तो अब कोई भी इनमें से जो मोजिज रहनुमा है वो अपने हल्के में ले जाए अपने प्रेसिडेंट साहब को, अपने जो है पैटर्न इन चीफ साहब को, या जिसको भी, और जाके हल्के के अंदर एक जलसा करवा दें। इसलिए कि हम तो सियासी, इस वक्त जो सियासत है वो इलेक्शन के मोड में है, हमने इलेक्शंस में जाना है, ये कहा जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इनका मकसद ये है कि ये जनाब इख्तिदार में आएंगे, और इनको भी इस चीज का बाखूबी अंदाजा है। और इसमें जो सबसे बड़ा अगर किसी का नुकसान होगा तो वो जहांगीर तरीन साहब की अपनी जो साफ सुथरी रेपुटेशन है उसको ऐसा धचका लगेगा कि मेरे ख्याल में कि ये अभी जो 3000 कमेंट हैं, अगली दफा हो सकता है 6000 हो, हफ्ते के बाद 8000 हो। तो ये उनके लिए अपना जो है वो जो उन्होंने एक इमेज बिल्ड किया हुआ था उसके लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। बाकी ये किस हद तक कामयाब होंगे मुझे नहीं लगता। एडजस्टमेंट वगैरह करके एक दो कोई सीटें निकाल लें तो अलग बहस है, ये कोई मुझे बड़ी गेम चेंजर जमात नहीं लग रही। और मुफाहमत के जो कहेंगे आसिफ अली जरदारी साहब, वो आईपीपी को आपके ख्याल में कैसे देख रहे होंगे, और मुमकिन जो अलायंस हो सकता है इनका नून लीग के साथ, उसको पंजाब की हद तक? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब और इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो सियासत है ना, उसका आप मुआवजना उस रक्शे से कर सकते हैं जिसका सलाइंसर निकला हो। आवाज इतनी ज्यादा है और रफ्तार है नहीं है। पीपल्स पार्टी का ग्राउंड पे क्या चीज है, मतलब क्या पंजाब के अंदर अवाम पीपल्स पार्टी के हक में निकल आए कि ये लोग इतना ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि शोर तो ये ऐसे कर रहे हैं कि जैसे सारी सियासत हमारी झोली में आ गई। ये क्या है? ये जहन साजी की जा रही है कि देखें जी, पीपल्स पार्टी ने ये गेम चेंज कर दी, ये कर दिया, पर ऑन द ग्राउंड क्या पीपल्स पार्टी जेलम में जीत सकती है? खारिया में जीत सकती है? क्या कमर जमान कायरा साहब अपनी सीट जीत सकते हैं? लाहौर में कितने हल्के हैं जिसमें पीपल्स पार्टी जीत सकती है? रह चाहे कि 3-4 जगहों पे साउथ पंजाब में शायद इनकी कोई सीटें कंफर्म हो। तो आसिफ अली जरदारी साहब वो कर रहे हैं जो वो एक तासुर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये गेम बिल्कुल हमारे हाथ में आ गई है, लेकिन गेम इस वक्त भी पाकिस्तान की आवाम के हाथ में है। जब तक जमहूरियत है, पाकिस्तान की आवाम फैसला करेंगे। इस तरह मैं उनकी सियासत को ज्यादा, उस तरह अवामी सियासत को ज्यादा अहमियत नहीं देता। हाँ, बाकी आप बंद कमरों में कोई फैसला कर लें, किसी को इलेक्शन ना लड़ने दें, जोड़ तोड़ करके आप कुछ बना लें, लेकिन वो आप कुछ बनाएंगे तो क्या अगले 5 साल मुल्क में इस्तेकाम आ जाएगा? 1 साल में आपने देखा $1 मिलियन क्वेश्चन। अच्छा, तो अतर ये तो सलेंसर निकाले हुए रिक्शे की तरह है, तो मौलाना साहब किस तरह है? अब बहुत बड़े इस इत्तेहाद के स्टेक होल्डर हैं, वो किसके साथ जाएंगे मुमकिन अगर इलेक्शंस होते हैं तो? देखिए, वो इस इत्तेहाद के नहीं, वो इस हुकूमत के स्टेक होल्डर हैं। मौलाना की कितनी रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, और मौलाना के पास कितने अहम होते हैं, बेटा उनका वजीर, समधी उनके गवर्नर, और भी आप देख लें कि कितने उनके वुज़रा भी हैं। तो मौलाना की तो ख्वाहिश होगी कि ये निज़ाम चलता रहे, और इसी वजह से वो ये कहते हैं कि इसको अगर इसमें कोई आपने एक्सटेंड भी करना है तो आप करें। बाकी उनकी इंपॉर्टेंस है, वो पुराने सियासतदान है, उनका एक लिमिटेड सा वोट बैंक है, लेकिन जो अवामी सियासत है उसमें जो ये अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी तक ये नहीं कर सके। खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी जमात के पीछे खड़ी है। जब इनको ये एहसास होगा कि वहां से हम कोई ज्यादा वोट
ले सकते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि इनकी ख्वाहिश होगी कि फौरन हम इंतखाबात में जाएं। चलें, कुर्बे इलेक्शन की बातें हो रही हैं, बाद इलेक्शन की भी बातें होंगी, इस पर मज़ीद ब्रेक के बाद आके। वेलकम बैक टू द शो। कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। जनरल साहब, वो तो फर्स्ट इंप्रेशन तो यहाँ बहुत डिस्कस हो गया आईपीपी का, बट देयर वाज अ प्रेडिक्शन। बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं हमारी कम्युनिटी के, वो ये कह रहे थे कि इसका जो सेकंड और थर्ड फेज़ होगा, जिसमें बड़े बड़े लोग इस पार्टी में शामिल होंगे, कि लोगों को हैरान कर देंगे। आप आईपीपी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं और मुस्तकबिल में इत्तेहाद के लिए सूट क्या करेगा इनको? देखिए, तो इनके पास टाइम बहुत कम है ग्रास रूट लेवल पे पार्टी ऑर्गेनाइज करने में। अच्छा, टाइम तब कम है जब अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं, अगर नहीं होते हो जाए नवंबर हो जाए तब भी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसलिए कह रहा हूँ कि नई पार्टी को जब वो शख्सियात पुरानी हों तब भी उनको अपने आप को उस फ्रेम में ला के लोगों को एक्सेप्ट करवाने में टाइम लगता है। अब वो दिन वो नहीं रहे कि भाई चौधरी कहेगा जी मैंने कह दिया फलाने जाके वोट देना। अच्छा, मंजूर भुट्टो साहब हमारे इलाके बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो कहते जी पहले हुणे करना पैंदा, सारा टब्बर लैके हर दे घर जाना पैंदा, उतादी नहीं मनता वोट आस्ते। वो भी देही इलाकों में बात करो मैं, ये तो शहरों में तो और भी मुख्तलिफ चीज़ें फिर इनके बारे में जो परसेप्शन बिल्ड हुई ना इनिशली डेज, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया, वो सारा एक बड़ा फीका सा शो लगा है लोगों के लिए। और लोगों को इस बात पे अभी कोई शक नहीं रहा कि ये जिसमें पुट टुगेदर दाएं बाएं से जो भी इनके मुखालिफ थे वो इकट्ठे होकर बैठ गए सारे। इनकी सरबराही देख लीजिए, इनके पास है, जो भी सदर बने जो भी इनके पास है, तो वो लोग मिलके बैठ के अब इनका कोशिश ये है कि जो पीटीआई का वोट है उसको तोड़ा जाए। कितना टूटता है तो अपनी आवाम पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़, हम अपने अवाम की इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हैं। जो हमारी पॉलिटिक्स है ना एज ए होल, देखिए ना ये 400-500 700 बंदा ऊपर बैठा हुआ है, वो आपस में मिलके बैठ के फैसले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम चाहते हैं कि फलाना बना वज़ीर बन जाए, फलाना बंदा फलाना बन जाए। ये जो 22-23 करोड़ अवाम है जिनको कुछ साहब 70 साल से आहिस्ता 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 निकले हैं बाहर, तालीम कम है, शऊर इतना नहीं था, आप उसको मनफी कह लीजिए पॉजिटिव कह लीजिए, लोग कभी कहीं तो डेवलप हुआ ना किसी स्टेज पे आके हमारे लोग, उन लोगों में जाके वोट देना। अब हमारा अगर ये ख्याल है कि जाके हम वो ठप्पे लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे। सिंध में देख लीजिए कराची में क्या हो रहा है। इस पार्टी की जरूरत नहीं है कि जो जमहूरियत को पनपने दे, क्योंकि वो कराची का मेयर अगर इलेक्शन जिस तरह होना चाहिए हो तो उनके मेयर नहीं बनता उनका जो मेयर कैंडिडेट है वो खुद कह रहा है, कहता है जी कि अगर हमारे अलावा को मेयर आ गया तो रोता रहेगा, उसके बाद इख्तियारात नहीं होंगे, ऑब्वियसली तो ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि हमारे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जो शऊर आया हुआ है इसको डिफीट करना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन अभी तो हो सकता है डिफीट। आप कश्मीर के रिजल्ट्स देख लेना, अगर कश्मीर के रिजल्ट में जो धांधली हुई है बाग के इलाके में हो गई ना धांधली, अब तो आज तो हो गई ना। हाँ। अब जब जनरल इलेक्शन हो गए होने देंगे लोग इस तरीके से, ये भी देखिए आप। दूसरी चीज़ को और बहुत बता दी, देखिए हमने ये आज जो माहौल है ना, एक उसकी पीक पे पहुंचा हुआ है माहौल। क्या माहौल ये बरकरार रहेगा? क्या इस माहौल को इसी के सस्टेन किया जा सकता है, या ये माहौल को आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो घुटन है इसको लोगों को खोलना पड़ेगा? ये जो माहौल में जो आपको सख्ती या घुटन से नजर आ रही है वो आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज होगी, जब वो होगी तो फिर हालात डिफरेंट होंगे। जी जी राना साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से भी चहमगोइयाँ जारी हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब आए, मुलाकात की और उसके बाद से गायब हो गए हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने पीटीआई छोड़ दिया या वो जेल यात्रा करके आए, उनके मोबाइल नंबर्स बंद हैं, ये तो आपको भी पता होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से राजा रियाज साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की कि जो डयाला से रिहा होकर दोबारा गिरफ्तार ना हो और घर चला जाए तो उसका मतलब है उसने कोई डील किया, कोई मुआहदा किया। शाह साहब का क्या इस वक्त स्टेटस है राना साहब? शाह साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट शाह साहब कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से कन्विंस कर लें को कि जी वो खुद ही अनाउंस कर दें कि साइड पे हो जाए और शाह साहब खुद उस चीज़ को पार्टी को लेके आगे चल सकें। लेकिन मुझे ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि देयर इज़ अ ट्रस्ट डेफिसिट थी, हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसमें ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत ज़्यादा। और मैं पहले भी कई दफ़ा उसकी इंडिकेट कर चुका हूँ कि जो है पीटीआई के लीडरशिप जो है वो नहीं चाहेगी कि शाह महमूद कुरैशी जो है उनकी पार्टी को लीड करे। दो शाह साहब चाहेंगे तो ज़रूर कि जनाब उनके पास पीटीआई आ जाए, लेकिन किस तरीके से, कैसे, हाउ,
सो वो एक सिचुएशन बनी हुई है और शाह साहब के साथ ताल्लुकात सबके अच्छे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उनके लेकिन इसीलिए वो सीधा घर चले गए थे। इसीलिए उन राजा रियाज साहब कहते अब तो हमें पछाड़ते भी नहीं है, तो पछाड़ते नहीं है इसलिए नहीं पछाड़ते कि वो चले गए घर चले गए और वो समझ रहे हैं कि जनाब वहाँ पे कोई डील होगी, बट देन अगेन ही इज ट्राइंग। आई टेक एक्सेप्शन टू दैट। नहीं, राजा रियाज साहब हमारे अपोजिशन के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते, सॉरी। मैंने जी बिल्कुल जी हमारे अपोजिशन लीडर है, लेकिन मैं नहीं किया सी, उन्होंने खुद कहा कि अब तो हमें पछाड़ते भी नहीं है। सो एनीवेज वो मैंने तो नहीं कहा था, ये उन्होंने खुद कहा था। जी जी बिल्कुल जी, उनकी खूबसूरती है, वैसे भी बड़े खूबसूरत आदमी हैं वो, और मेरे ख्याल में काफ़ी दिल तोड़े होंगे उन्होंने, इतनी खूबसूरती है उनके अंदर। लेकिन द पॉइंट इज़ डिफरेंट जी। यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि शाह साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। उन्होंने बहुत से कार्ड्स शो किए हैं, उन्होंने मुल्क से बाहर भी जो कुव्वतें हैं उनके बारे में भी बताया कि उनकी तरफ शाह साहब का टिल्ट है, और कोई यहाँ पे जो इस वक्त टफ टाइम्स चल रहे हैं उसमें से वो कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग। और पीटीआई की तरफ, पीटीआई की जो लीडरशिप है वो उनको पार्टी की क़यादत नहीं देगी। तो फिर शाह साहब किधर जाएंगे? पार्टी में ही रहेंगे? सिचुएशन बनी हुई है। पार्टी अभी तो शुरू हुई है जी, पीटीआई की पार्टी तो अभी शुरू हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसे लग रहा है जैसे ग्रिप ढीली पड़ रही है, जो प्लान है ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रिप जो है वो ढीली पड़ रही है। राणा साहब आप तो कह रहे हैं कि पार्टी शुरू हुई है, नरम हो रहा है। हाँ नहीं आयशा, मेरे ख्याल में अभी पार्टी शुरू हुई है, और क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्या मतलब कि काफ़ी अर्सा पहले कहा था कि जनाब दे विल मेक अ एग्जाम्पल आउट ऑफ लीडरशिप, पीटीआई की लीडरशिप से को वो एक एग्जाम्पल बनाएंगे, और उनको जनाब ऐसे जो एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है जो कि आइंदा कोई भी लीडरशिप हो, किसी की भी लीडरशिप हो, किसी भी पार्टी की लीडरशिप हो, कोई भी लीडर हो, वो उसको क्रॉस ना कर सके। सो वो एक लाइन ड्रॉ हुई है, एंड इट्स वेरी बड़ा एक सीधा सिग्नल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इट्स रिटन ऑन द वॉल। लेकिन शाह साहब की ये हो रहा है कि शाह साहब जनाब पीटीआई उनको दे दी जाएगी और पीटीआई को शाह साहब चलाएंगे, दैट इज नॉट हैपनिंग। और परवेज खट्टक साहब क्या करने जा रहे हैं? बड़ी अच्छी दोस्ती माजी में रही है उनकी तरीन साहब। परवेज खट्टक साहब ये है, परवेज खट्टक साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। परवेज खट्टक साहब जो है वो मलंग आदमी है, बड़े बादशाह आदमी है, और लेकिन परवेज खट्टक साहब जो हैं उनके पास बड़ा अच्छा ग्रुप है, उनके पास तकरीबन 2-1 दर्जन लोग हैं जो उनके पीछे चलते हैं। मेरे ख्याल में वो कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से जुड़े रहें, और किस तरीके से जुड़े रहे वो अभी उन्होंने मॉडस ऑपरेंडी, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली एक चीज़ डिस्क्लोज कर देता हूँ, जेयूआई के कई लोग हैं उनके साथ वो राब्ते में है, इसलिए राब्ते में नहीं है कि वो जेयूआई में जा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ पीपल्स पार्टी के लोग हों, नून लीग के लोग हों, जेयूआई के लोग हों, सबके साथ परवेज खट्टक साहब के राब्ते हैं। और इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उनके राब्ते हर एक के साथ है, और वो हर एक के साथ उनकी गपशप चलती रहती है। फ्रेंडली है ना? हाँ फ्रेंडली है, फ्रेंडली। मलंग आदमी से किया ना, मलंग भी कह दिया था, बादशाह भी कह दिया था, दोनों रूप हैं परवेज खट्टक साहब के। देखिए जो पंजाब में जो कुछ हो रहा है ना, केपी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, क्या मतलब? पंजाब में जिससे पकड़ धकड़ हो रही है, जो ताकत का इस्तेमाल आप देख रहे हैं, केपी वो नहीं हो रहा है। अच्छा, केपी में अगर कोई हो रहा है बहुत लिमिटेड हो रहा है। रेस्ट हाउस में बुला के बस केपी में घरों के दूसरा इशू देखिए ना, वहाँ पे आपस में जो एक रख रखाव है ना, वो उसको सर तक नहीं लेके जाते। आप पंजाब में दूसरे खड़े हुए हैं उसका। लेकिन पंजाब के हद तक इशू भी तो ज्यादा था ना, परवेज लाई साहब को देखें, वो जो भी इशू था, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उनके कल्चर में ये चीज़ नहीं है, ये वो कभी एक स्ट्रीम तक नहीं जाएगा कोई भी। कल्चर फॉलो किया जा रहा है केपी में वो कभी कोई स्ट्रीम तक नहीं जाएगा इनमें से। आप देखिए जितनी मर्जी दुश्मनी हो जाए। आयशा अच्छा जी अबू सर, आयशा देखें, केपी का एक कल्चर है और वहाँ की जो पुलिस है, दे हैव बीन टॉट वन थिंग, या उनके अंदर ये एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि वो चादर और चार दीवारी का जो एक दायरा होता है उसको क्रॉस नहीं करते। तो वहाँ पे शायद आपको कोई एक एग्जांपल मिल जाए, 2 मिल जाए, लेकिन ओवरऑल वहाँ पे घरों के अंदर रेड नहीं की पुलिस ने। देयर पुलिस नोज दैट, वो मना कर देंगे लेकिन उनकी पुलिस अंदर नहीं जाएगी घरों के। तो वहाँ पे नहीं हुआ जो हाल पंजाब में हुआ है। पंजाब इज टोटली डिफरेंट। बिल्कुल जनरल साहब इज एब्सोल्युटली राइट, आई टोटली एग्री विद हिम।
बिल्कुल ठीक है, बहुत अहम नुकता आपके सामने भी रखना है। कल एक और अहम समाअत होने जा रही है, उसमें क्या हुक्म आ सकता है, बदल सकता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ये सवाल अबू ज़र के सामने रखेंगे। वेलकम बैक टू द शो। स्ट्रेट में क्वेश्चन की तरफ आऊँगी अबू ज़र के। सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब इंतखाबात के हवाले से नज़रसानी की एक दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन की, उसमें वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी है और इस पर कल समाअत होने जा रही है। आप क्या देख रहे हैं? अटॉर्नी जनरल इस मामले पे मुआवनत से इनकार कर सकते हैं, कंटेम्प्ट आ सकती है या इंतखाबात की नई तारीख? देखें, इंतखाबात की तारीख तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। जितनी मैंने पीछे प्रेडिक्शंस दी हैं तारीख के हिसाब से चलें, तारीख तो आ गई थी लेकिन ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता इस पाकिस्तान में। मैंने ये लेटली देखा है, पहले ऐसे नहीं होता था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस तरह डिसरिगार्ड कर दे या वॉलेट कर दे, कोई इम्प्लीमेंट ना करे और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी ना हो उसके बाद। तो इस वजह से ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर दे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो तो मेरे ख्याल से इस पर कुछ कहना इररेलेवेंट होगा या अननेसेसरी होगा। हाँ, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के देखें, उसमें साथ साथ केस वो भी चल रहा है, आपने देखा होगा, जिसमें इन्होंने जो नया कानून बनाया है उसका भी चैलेंज है, तो वो जी वो भी सुना जा रहा है। रिव्यू देखें, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, रिव्यू कभी भी नहीं होता कि डिफरेंट बेंच सुने। रिव्यू का जो कानून है, जो उसकी फ़िलॉसफी है, जो उसकी बेसिस है, जो उसकी हिस्ट्री है, वो यही होता है कि जिस शख्स ने फ़ैसला दिया है आप उसको ही कहते हैं कि जी इसको दोबारा नज़रसानी कर ले। नज़रसानी हमेशा आपने अगर कोई फैसला दिया तो नज़रसानी आपने करनी है। मेरे फैसले की, आपके फैसले की नज़रसानी राना साहब ने नहीं करनी, या अतर साहब ने नहीं करनी, या जनरल साहब ने करनी, ना मैंने करनी है, आपने ही करनी है। अपील जो होता है उसमें हमेशा लार्जर बेंच बना जाता है या एपलेट फॉरम होता है, उससे ऊपर वाला फॉरम होता है। इस वजह से ये कानून में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, इसके अंदर सुखम भी हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला है। अटॉर्नी जनरल जो है, इफ़ ही डज नॉट असिस्ट द अटॉर्नी जनरल, मुआवनत नहीं करते, तो दैट विल अफेक्ट द फेडरल गवर्नमेंट, उनके केस को अफेक्ट होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनकी तरफ से कोई असिस्टेंस नहीं आएगी। और वो इस वजह से नहीं आएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना कर दिया, रोक दिया कि आप ये असिस्टेंस ना करें। वो वॉलंटरी खुद ही बायकॉट करते हैं, जो भी करते हैं दैट्स अप टू देम। लेकिन अगर कोर्ट ने फैसला करना है तो वो उसके बगैर भी कर सकती है, क्योंकि नोटिस हो चुके हैं, उसमें वो पहले भी अपेयर हो चुके हैं। इफ़ दे डोंट अपेयर देन इट्स देयर लॉस। सो आई थिंक अटॉर्नी जनरल वहाँ पे जाके प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लें, ज़रूर अपना वर्जन दे जो भी देना है, लेकिन आप बायकॉट नहीं कर सकते। यू डोंट हैव ऑप्शन टू बायकॉट। यू कैन डिसएग्री विद द कोर्ट, you can show your reservations, but you cannot say कि we cannot implement your order, या हम ये नहीं कह सकते कि हमने हिस्सा ही नहीं लेना, हम जा रहे हैं यहाँ से। At the end of the day is the Supreme Court of Pakistan, the highest judicial forum in Pakistan। अगर उसके आपने बायकॉट करना है तो वो आपका ही नुकसान होगा, सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। और सेक्रेटरी, हाँ, इंट्रा कोर्ट अपील जो दायर कर दी गई तहरीक इंसाफ के 61 MNA के इस्तीफों पर जो नज़रसानी के खिलाफ सेक्रेटरी कौमी असेंबली ने जो दायर किया, उसका स्कोप क्या है आपके ख्याल में? देखें, वो अगर आप फैसला पढ़ें, जस्टिस शाहिद करीम ने लिखा है, वो रीजनिंग उसकी बिल्कुल ठीक है। देखें, जो इस्तीफ़ा जो होता है उसकी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, उसको ऑथेंटिसिटी डिटरमिन करने के लिए यही होता है कि आपने हर MNA को बुलाना है, देखना है वॉलंटरी है कि प्रेशर में दे रहा है। तो वो वाला प्रोसीजर फॉलो तो नहीं किया गया था राजा परवेज़ अशरफ साहब की तरफ से, तो इस वजह से मेरे ख्याल से वो मेरिट पे केस अच्छा था। और हाई कोर्ट ने क्या कहा है? हाई कोर्ट ने कहा हम इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सेटिसाइड करते हैं, आप जाके दोबारा अपेयर हों, और आप अगर आपसे वो पूछते हैं वहाँ के जो स्पीकर हैं कि ये वॉलंटरी है नहीं है, तो आप वहाँ पे सुने। तो मेरे ख्याल से हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल कानून के मुताबिक था। तो इसमें इतना मुझे उनके पास क्या रीजन क्या देंगे कि ये, और वो ये रीजन दे रहे हैं कि तस्दीक के बाद इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, ये इस्तदलाल है। नहीं, तस्दीक नहीं की ना आपने, ये देखा तस्दीक मींस तस्दीक डिफाइन हुई हुई है लॉ के अंदर, असेंबली रूल्स में जो है, उसके अलावा जो आपका आइन है, फिर जजमेंट्स है, 1 by 1 आपने इंश्योर करना ये वॉलंटरी है कि ये इनवॉलंटरी है, ये जबरदस्ती दिलवाया गया। आपने वो नहीं किया, आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया, तो वो गैर कानूनी, गैर आईनी है। तो इस वजह से आपको वो प्रोसेस फॉलो करना, आप कर दें। आपको लगता है अगर वॉलंटरी नहीं है तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लें, तो इट्स अप टू यू, लेकिन एटलीस्ट प्रोसेस फॉलो करें। अगर प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे तो पूरा प्रोसेस विशिएट हो जाता है, इलीगल होता है वो। राजा परवेज़ साहब ये खुद फरमा चुके हैं जब ये इस्तीफा आए थे कि मैं हर एक को बुलाऊंगा, वेरीफाई करूंगा, तब मैं एक्सेप्ट करूंगा। फिर सडनली ने एक्सेप्ट भी कर लिए। जी बिल्कुल, उस वक्त
उस वक्त वो इस्तीफे एक्सेप्ट करना सूट कर रहे थे मेरे ख्याल से, तो उन्होंने ये बता दिया, ये नहीं सूट कर रहे थे उनको, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी उन्होंने, लेकिन प्रोसेस सारा यही है, वो बिल्कुल कानूनी तौर पे बात ठीक कर रहे थे। इस्तीफा तब भी एडमिट होता है, एक्सेप्ट होता है जब आप 1 बाय 1 जाएं वहां पे। और आयशा एक खत्म करूंगा छोटी सी बात, देखें इस वक्त आपके मुल्क के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं अगेंस्ट द पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन 9th May इंसिडेंट, बिल्कुल जिन्होंने कानून तोड़ा है उसके खिलाफ आपको एक्शन भी लेना चाहिए, बट थ्रू लॉ, थ्रू फेयर ट्रायल, सारा कुछ वो हम बात कर चुके हैं। लेकिन क्या वो लोग हु वर एलिजिडली, जिन पे आपने इल्ज़ाम लगाया या जिनकी आपने पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशंस दी हैं कि जी ये लोग भी इन्वॉल्व थे, अब उन्होंने अगर पार्टी छोड़ दी और ये इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन प्रोड्यूसर पार्टी में वो चले गए, क्या उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी खत्म हो गई है? क्या स्टेट के पास पावर है कि वो उनको माफ कर सकती है? नहीं है। जिस पे इल्जाम लगे और जिसका अब प्रेजेंटेशन पे दिखा रहे थे जी इतनी कॉलें कोई फैसलाबाद का MNA उसने की हैं, द डे ही हैज जॉइंड PPP तो उनकी प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है। इसी तरह डिफरेंट एग्जाम्पल्स है। तो एटलीस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसको पूरा ट्रायल मिले और फिर उसको प्रोसिक्यूट भी करें, इन्वेस्टिगेट भी करें। इस तरह क्या आप पिक एंड चूज नहीं होगा, दिस इज इलीगल। बेसिकली उसके पीछे ये सोचा ना कि आप मास्टरमाइंड से ताल्लुक हो गए, जैसे बलूचिस्तान में हथियार डाल देते हैं। आयशा, मैंने जब कहा था ना कि जो माहौल है वो आस्ते आस्ते रिलीज हो रहा है, क्योंकि PDM ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुकी है। ये अब इसको अनडू नहीं हो सकता। कौन सा ब्लंडर? जो IPP को जिस तरीके से मतलब सपोर्ट किया गया, कहा गया, खुशाइन किया गया, सपोर्ट किया। PDM की बात कर रहा हूँ मैं। PDM ने नहीं किया। हाँ जी, PDM ने उस तरह से, तो अब PDM को होश आई है, इनके साथ हो क्या रहा है। PDM को तो होश 6 महीने बाद होश आती है उनको। अब उनको समझ आ रही है कि ये पहले जो वेलकम कर रहे थे ना सारा कुछ, कि जो कुछ है जी, अब PDM की हुकूमत ने खुद ही जिन लोगों पर इल्जाम लगाए उनको क्लिंच करा के झाई तईन साहब के साथ बिठा दिया। अब उनको सजा, और दूसरे लोग जिस वक्त जिन पे मुकदमा चल रहे हैं उनको सजा। जब ये अदालतों में जाएगा मुकदमा, ये बहुत बड़ा आप जो नैरेटिव है वो खुद अपने आप को डिफीट कर देगा। क्या ये खुला तजाद नहीं? इस पे हम यही कह सकते हैं। लेकिन डिफेंस की ये देखें, अक्यूज्ड की प्ली होगी कि सेम इल्जाम मेरे साथ इंसान पे लगा, सेम थ्रेशोल्ड ऑफ एविडेंस उसके लिए भी था, लेकिन वाई ही हैज बीन स्पेयर्ड, आई एम नॉट बीन स्पेयर्ड, दैट मींस आई एम बीइंग विक्टिमाइज्ड। तो इस वजह से ये केस आप बेसिकली उनका भी खराब कर रहे हैं जिन पे शायद वाकई जेन्युइनली जो लोग उसमें इन्वॉल्व हों उनको प्रोसिक्यूट भी करना चाहिए। सो जब कानून फर्क करता है 2 अशखास में या 2 मुल्जिमों में, तो फिर उसका फायदा ये होता है जो असली मुल्जिम होता है वो भी वहां से अपनी डिफेंस निकाल के निकल जाता है और उसको भी उसका फायदा होता है। ये बहुत गहरा नुक्ता है और इस पर गौर करने की जरूरत है कि उसूल की बात में तफावुत नुकसान दे सकती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने कहबान।